Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया। मैंने आपको ये बताया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन फार्मूलाज हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बड़ी डिटेल में हमने उसको जो है ना वो डिस्कस किया और वो इक्वेशन हमने प्रूव की। आज के वीडियो में हम जो है ना वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं जी। इसको यूं भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, कह रहा है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, यानी वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करें जो कि फाइनल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी जिसमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, तीन फार्मूलाज कौन से पढ़ाए हैं मैंने आपको। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। एक फार्मूला बताया S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक फार्मूला बताया 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, अब वो यहां पे कह रहा है कि आपने वो इक्वेशन ड्राइव करनी है जो कि फाइनल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी उसमें फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप अगर गौर करें तो वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है, ये इस इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी जो है ना वो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके लिए, लिहाजा आप इसको जो है ना वो वैलिड पॉइंट है, अपने माइंड में बिठा के रखिएगा कि ये क्वेश्चन यूं ही नहीं आ सकता कि ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ रही है? या ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसे भी आ सकता है। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी जिसमें नहीं है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो वो सेकंड इक्वेशन है। तो हमने सेकंड इक्वेशन जो है ना वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि एक पैराग्राफ, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशंस में यूज होना है और ये तीनों इक्वेशंस में आपको जो है ना वो जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है जी, और ये पैराग्राफ इस इक्वेशन में भी पहले हम लिखेंगे। क्या है? कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi। कहता फर्ज करो पहले एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी Vi से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A पैदा हो रहा है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स Vf आफ्टर टाइम t। वो कहता है t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? Vf हो गई। ठीक है जी, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया तो डेफिनेटली क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। इसीलिए तो उसने कहा है स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी Vi थी, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है? Vf हो गई है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन AB। ठीक है, वो कहता है ग्राफ में जो ये जो ग्राफ है आपके सामने, ठीक है, इसमें जो बॉडी की मोशन है उस मोशन को लाइन AB से शो किया हुआ है। ये जो लाइन AB है ना, ये स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन AB बॉडी की मोशन को शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद है द स्लोप ऑफ लाइन AB इज एक्सेलरेशन A। ठीक है जी, जो AB लाइन की स्लोप है ना, ये जो AB लाइन है
इसकी जब हम स्लोप लेंगे तो ये क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप है, और स्पीड टाइम ग्राफ से मुराद वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इक्वेशंस में स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क है और ना स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क है। तो यहाँ स्पीड से मुराद वेलोसिटी भी है, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन होती है, जब हम इस लाइन की स्लोप लेते हैं तो ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है। तो इसलिए ए बी लाइन जो है वो किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन ए को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उसकी स्लोप हमें स्पीड बताती है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उसकी स्लोप हमें जो है ना वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। समझ आ रही बात की? ठीक है। आगे कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। कहता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये लाइन ए बी के नीचे नीचे ये जो सारा एरिया अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला ये सारा शेडेड एरिया जो है ना, ठीक है, ये शेडेड एरिया बॉडी का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है। और ये एमसीक्यू भी आपका आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू भी। समझ आ रही बात की? द एरिया, शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी इज कॉल्ड, या द एरिया अंडर द लाइन ए बी इन स्पीड टाइम ग्राफ इज कॉल्ड, या यूं, इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द लाइन ए बी इज कॉल्ड। स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइन ए बी के अंडर एरिया है वो क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपको, समझ आ रही, बल्कि आया हुआ है कई एक मरतबा बोर्ड में आया हुआ है। समझ आ रही बात की? क्लियर है? ठीक है। या यूं भी हो सकता है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, लाइन ना भी बोले, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो ये सारा शेडेड एरिया जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे बनाना है? ठीक है जी। तो ग्राफ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाना सिखाया था, फिर सिखा रहा हूं। अगर पिछली वीडियो में समझ नहीं आया तो अब इसको जरा गौर से देख लें कि आपने दो लाइंस पहले ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस लेनी है और एक वाई एक्सिस लेनी है। समझ आ रही बात की? ठीक है। ये साइड पे ना मैं आपको रफ सा एक बना के दिखाता हूं। आपने एक लाइन वाई एक्सिस लेनी है और एक लाइन एक्स एक्सिस लेनी है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस की तरफ आपने लेना है टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस जो आपने ली हुई है लाइन, इस पे आपने लेनी है स्पीड। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ओ है, ठीक है जी, ओ से ए तक, इसको ए कह देते हैं। ओ से ए तक बॉडी की वेलोसिटी क्या है, वी आई। ये देखें इधर, ओ से ए तक बॉडी की वेलोसिटी क्या है, वी आई है। बॉडी वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और अभी इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होके वी आई से क्या हो गई, वी एफ। ये वेलोसिटी में चेंज आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये वेलोसिटी में चेंज आया है। और चेंज क्या आया है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। समझ आ रही है? ये देखें, ये है गेन इन स्पीड, वी आई टू वी एफ। ये क्या होगा, गेन इन स्पीड या चेंज इन स्पीड। स्पीड बढ़ गई है, स्पीड में चेंज आ गया। तो चेंज या गेन एक ही बात, चेंज का मतलब तब्दील हुई है, तो बढ़ने का मतलब भी तब्दील हुई है। कम थी ज्यादा हो गई है तो बढ़ गई है ना। गेन इन स्पीड कह लो या चेंज इन स्पीड कह लो। समझ आ रही बात की? ठीक है। इसके बाद आपने अब चूंकि वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज आ गया तो क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कहां से शुरू करना है, ए से, खत्म कहां करना है, वी एफ के सामने। तो इसलिए पहले ना आप वी एफ से एक डॉटेड लाइन, आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो एक ड्रॉ कर लें, और फिर
आप यहां से ठीक है जी पॉइंट ए से वी एफ तक, ये वी एफ तक एक लाइन, इसको बी कह लेते हैं, ए बी, ये एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन ए। वी आई से स्टार्ट करनी है आपने और कहां तक लेके जानी है? वी एफ तक। इसीलिए तो ये डॉटेड लाइन ली है, ये देखें ना, ये ग्राफ में भी ये वी एफ से आपने एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लेनी है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की लाइन को ए से स्टार्ट करना है और वी एफ के सामने जाके खत्म करना है, वी एफ से ऊपर नहीं जाना, और जहां ये खत्म होगी वो पॉइंट बी होगा। समझ आ रही है? तो ये ए बी लाइन जो है ये किसको शो कर रही है? एक्सेलरेशन को, जैसे मैंने इधर बनाया है। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहां से यहां तक ही पैदा होना है, जहां से चेंज आना शुरू हुआ है और जहां तक चेंज आया है। वी आई से चेंज आना शुरू हुआ है, वी एफ तक चेंज आया है, तो वी आई से वी एफ के एरिया के अंदर ही एक्सेलरेशन आएगा। समझ आ रही है? उसके बाद आपने जो है ना वो क्या करना है कि इस बी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर डी पर, ये एक्स एक्सिस पर, और इस पॉइंट को डी का नाम दे देना, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे लेके आए हैं, ठीक है, टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को हमने किसका नाम दे दिया? डी का। ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? डी का। ये जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, ये पॉइंट डी है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर आपने पॉइंट ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है ऐसे, ठीक है, ओ डी के पैरेलल, ओ डी के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको सी का नाम दे देना है। समझ आ रही है? तो ये जो ए सी है, ए सी ये ओ डी के पैरेलल है। यहां पे देखें, ए से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है, ये, ठीक है, ये सी का नाम दे देना। समझ आ रही है? और ये जो ओ डी है ना, ओ डी, ठीक है जी, ओ डी ये टी के बराबर है। ओ डी को हमने टी ले लेना है। ये देखें, ये ओ डी हमने टी लिया हुआ है। ओ डी क्यों टी लिया हुआ है? इसकी क्या रीजन है? क्योंकि टाइम एक्सिस है, ये इधर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, तो ओ डी एक्स एक्सिस के ऊपर है, लिहाजा ये टाइम टी को शो कर रहा है। और अगर ओ डी टी है ना, तो ये जो ए सी होगा ना, ए सी, ये भी टी होगा, क्योंकि जितनी लेंथ ए सी की है उतनी लेंथ ओ डी की है। ओ डी ए सी के बराबर है, लिहाजा अगर ओ डी टी है तो ए सी भी क्या होगा? टी होगा। समझ आ रही है? और ये जो बी सी है, ये बी सी, इसको लिखा गया है जी गेन इन स्पीड। ये स्पीड में इजाफा है, और ये किसके बराबर है? ए टी के इक्वल। ये गेन इन स्पीड है। क्यों? इसको क्यों गेन इन स्पीड? क्योंकि जितना बी सी है उतना ही वी आई से वी एफ, यानी जितनी हाइट ये है, जितनी लेंथ ये है वी आई से वी एफ तक, उतना ही बी सी है। ये देखें, जितना वी आई से वी एफ तक है उतना ही बी से सी तक है। तो वी आई से वी एफ क्या है? वी आई से वी एफ है गेन इन स्पीड, स्पीड में इजाफा हुआ है। पहले वी आई थी, बाद में क्या हो गई? वी एफ, स्पीड में चेंज आई है या गेन इजाफा हुआ है। तो अगर ये गेन इन स्पीड है तो फिर ये भी क्या होगा? गेन इन स्पीड, ठीक है। लेकिन इसको ए टी क्यों कहा है? ए टी इसलिए कहा है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। अब ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, जरा क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ए टी बराबर आ जाएगा किसके? वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है, ये क्या है? ये गेन इन स्पीड है, क्योंकि स्पीड में कितना इजाफा हुआ ये हम कैसे निकालेंगे? स्पीड में कितना इजाफा हुआ है कैसे निकालेंगे? स्पीड कितनी बढ़ी है?
फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो Vf माइनस Vi है ना, ये क्या निकाला हुआ है, गेन इन स्पीड या चेंज इन स्पीड, कि स्पीड में कितनी चेंज आई है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस कर देंगे। तो ये Vf माइनस Vi गेन इन स्पीड है, और ये किसके बराबर है, AT के। इसलिए गेन इन स्पीड को क्या लिखा हुआ है, AT लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई, समझ आ रही बात की। इसके बाद ये जो आपको रेक्टेंगल के अंदर एरिया लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल है OACD, ये रेक्टेंगल, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल, यानी OD की लेंथ AC के इक्वल है और OA की लेंथ CD के इक्वल है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, इक्वल लेंथ की है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, तो लेंथ CD को क्या लेते हैं, यानी स्मॉल साइड मल्टीप्लाई बाय लार्ज साइड। तो चूंकि स्मॉल साइड कोई भी ले ली, CD ले लो या OA ले लो, OA और CD बराबर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया होता है स्मॉल साइड मल्टीप्लाई बाय लार्ज साइड। ठीक है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम लेंथ OA को कह लेते हैं, तो OA VI है, तो लेंथ क्या हो गई, VI। ठीक है, और विड्थ ये है OD को विड्थ कह देते हैं T, तो विड्थ T है। क्लियर है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, क्या आ गया, VI मल्टीप्लाई बाय T। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस ये है, ये जो AC है ना, ये उस ट्राइंगल की बेस है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 बेस क्या है, T। क्यों, क्योंकि AC OD के बराबर है, तो अगर OD T है तो फिर AC भी T होगा। और हाइट क्या है, हाइट BC है, और BC किसके बराबर है, AT के, तो हाइट की जगह क्या आ गया, AT। इसीलिए यहां लिखा हुआ है 1/2 T इंटू AT। क्लियर हो गया, कोई मसला इसमें, ठीक हो गया। यानी ट्राइंगल का एरिया A किसके बराबर है, 1/2, ठीक है, T मल्टीप्लाई बाय AT। और ये जो सारा शेडेड एरिया है, ये जो शेड किया हुआ है, ये सारा एरिया जो है ये बॉडी का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये शेड किया हुआ एरिया, ये देखें, ये मैं इधर भी शेड कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह से शेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा शेडेड एरिया, ये जितने एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ, ये बॉडी का क्या है, डिस्टेंस है। तो मैंने एक रफ सा ग्राफ आपको बना के यहाँ दिखा दिया ताकि मज़ीद आपको समझ आए। वैसे तो ये यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ से भी मैंने आपको समझाया और ये भी आपको मैंने समझा के दिखा दिया है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये आपको पता है कि ये टोटल है VF से लेकर O तक। ठीक है, O से VF तक ये सारा VF है। तो जितनी ये हाइट है उतनी ये B से D तक है, तो BD जो है ना, ये भी VF है। ठीक है, बाकी CD VI है। CD क्यों VI है, क्योंकि OA VI है, OA और CD बराबर है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लें जी, हमने क्या करना है, चूंकि ये इक्वेशन डिस्टेंस से शुरू हो रही है, इसलिए हमने डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्राफ में टोटल डिस्टेंस होता है ये शेडेड एरिया। तो इस शेडेड एरिया में आप देख रहे हैं रेक्टेंगल भी आ रही है और
ट्राइंगल भी आ रही है, रेक्टेंगल भी आ रही है और ट्राइंगल भी आ रही है। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो अगर हम ये टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ये शेडेड एरिया, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को और ट्राइंगल के एरिया को दोनों को प्लस करेंगे। तो जब रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को प्लस करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों एरियाज जब प्लस करेंगे तो ये सारा शेडेड एरिया कवर हो जाएगा और ये सारा शेडेड एरिया बॉडी का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यही लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा। टोटल डिस्टेंस S क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ आ रही है? रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, ये OACD रेक्टेंगल का नाम है। इधर देखें, ये देखें, आपको ये नजर आएगा, ये O, A, ये C, ये D, OACD रेक्टेंगल का नाम है और ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल का नाम है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करके हम इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ग्राफ में जो रेक्टेंगल है वो OACD है। ठीक है, तो अब ग्राफ पे वापस आते हैं, यहां पर देखें इसकी लेंथ क्या है, लेंथ हमने OA लेनी है, रेक्टेंगल की OA को लेंथ लेना है और OD को हमने विड्थ लेना है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो OA लेंथ है, OA जो है ना ये क्या है, लेंथ है, और OD जो है ये क्या है, विड्थ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, और OA चूंकि VI होता है, ठीक है, ग्राफ के मुताबिक OA VI है, ये जो OA है ये क्या है, VI, और OD टाइम को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो OA आपके पास VI आ गया, OD आपके पास टाइम आ गया। समझ आ रही है? तो ये VI इंटू T, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, बिकॉज OA VI एंड OD T। ये जो 3 पॉइंट होते हैं ये बिकॉज होता है, 2 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे, ये होता है बिकॉज, क्योंकि। समझ आ रही बात की? ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दी है, ब्रैकेट लगानी है आपने भी। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ आ रही बात की? अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ये देखें, ये ट्राइंगल ABC, इसमें बेस क्या है, बेस ये होती है जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ट्राइंगल की, वो बेस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना ट्राइंगल की, वो हाइट या परपेंडिकुलर होता है। समझ आ रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन बेस, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल साइड जो है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, तो AC बेस है और BC हाइट है। ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 AC बेस है और BC हाइट है। समझ आ रही है? तो 1/2 AC T को शो कर रहा है। AC चूंकि OD के इक्वल होता है, देखिए, बिकॉज AC इज इक्वल टू OD एंड OD इज इक्वल टू T। ठीक है, ये ग्राफ में भी देख लें कि जितनी लेंथ AC की है उतनी लेंथ OD है, तो अगर OD T है तो AC भी क्या होगा, T होगा। समझ आ रही है? और जो BC है ये गेन इन स्पीड है और गेन इन स्पीड क्या है, AT है। ठीक हो गया, तो लिहाजा AC OD के बराबर, OD T के बराबर है, एंड BC जो है ये AT है, BC हाइट है, गेन इन स्पीड है, और गेन इन स्पीड AT है। ठीक है, AC की यहाँ पे T आ गया, BC की यहाँ पे AT आ गया। समझ आ रही है? 1/2 T इंटू AT। क्लियर हो गया? ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, जो है ना वो रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया, ट्राइंगल का एरिया भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी। सिंस टोटल एरिया OABD, कि जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर है, टोटल एरिया OABD बनता है ना, ये ग्राफ में देखें, ये टोटल एरिया है,
OABD, ये टोटल एरिया OABD है और इस OABD में रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट। ठीक है जी, तो क्या आएगा S इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल एरिया S को शो कर रहा है, ये जो है ना टोटल एरिया OABD, ये टोटल एरिया क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है S। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये टोटल एरिया S है और आगे ये VIT ये क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस 1/2 T इंटू 80 ये ट्राइंगल का एरिया। समझ आ रही बात की। ठीक है, तो VIT से VIT हो गया और ये T जब 80 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा AT²। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी प्रूव हो गई है और सेकंड इक्वेशन में जो है ना वो VI वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, टाइम T है और डिस्टेंस S है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये फाइनल वेलोसिटी से आज़ाद है। समझ आ रही बात की। ठीक है जी, ये थी सेकंड इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कई बार बोर्ड पेपर में आई हुई है। ठीक है जी, बड़ी अहम इक्वेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।